नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर विषय महत्वपूर्ण होता है। पहले भगवान का स्मरण करके बात शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, इस चैनल का नाम ही हम लोगों ने रखा है धर्म मीमांसा। धर्म का अर्थ होता है, वो बता ही दिया है, धर्म अर्थात इस सृष्टि के जो आधारभूत नियम विधाता ने बनाए हैं, उनके अनुसार चलना। और उसमें से जिसकी जो योनि है, जिस रूप में जन्म हुआ है, जिस देश काल में, उसके अनुसार उसका क्या कर्तव्य है, फिर मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, प्राणियों का अलग अलग क्या कर्तव्य है, किस देश के मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, ये सब। तो भारत का अर्थ है हिंदुओं का राष्ट्र। तो इस हिंदू राष्ट्र में उत्पन्न हिंदुओं का क्या कर्तव्य है वर्तमान में, इसकी मीमांसा, यानी इसको अच्छी तरह समझाना। तो धर्म का बोध प्राप्त होगा, तभी आप ये तय कर पाएंगे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए धर्म का अर्थ है सृष्टि के संचालन के नियमों के अनुरूप हमें क्या कर्तव्य करना है, इसको जानना। और अपने देश, अपने समाज, अपने कुल, अपनी जो राष्ट्र है, अपनी विशेषताएं हैं, उसके अनुसार जानना, ये तो ठीक है। लेकिन विश्व को जानना, क्योंकि हम बरतते कहाँ हैं विश्व में। जो लोग आत्मज्ञान की साधना कर रहे हैं, केवल की बस आत्मा को जानेंगे, उनके लिए भी भारत बहुत अनुकूल है। और केवल भारत ही अनुकूल है उनके लिए, क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञानी ऋषियों की परंपरा निरंतर विद्यमान है। परंतु साथ ही अगर संसार में बरतना है, करोड़ों में एकाध व्यक्ति वास्तव में केवल ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु होता है। शेष तो अपना मानव योनि में आए हैं, तो मानव का सतरज तम से युक्त कुछ जीवन जीना है, और उसमें जैसा ज्ञान प्राप्त होगा वैसा जीना है। तो उनको, विशेषकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो सोचते हैं कि हम थोड़ा ज्यादा जानते हैं और हमें ज्यादा जानना चाहिए, उनको सत्य जानेंगे तभी होगा। तो सत्य क्या है, सत्य को हम कैसे जाने? विविध विषयों में, संसार के विषय में सत्य कैसे जाने? अभी हम लोग राजनीति पे ज्यादा चर्चा करते हैं, तो राजनीति के विषय में सत्य कैसे जाने? संसार में कौन से समाज कैसे हैं, कैसे थे, कैसे चल रहे हैं, उनकी दिशा क्या है, इसका सत्य कैसे जाने? तो सामान्यतः कोई भी भारतीय सोचेगा कि या तो घूम के आए दुनिया, या उस विषय में पढ़ें। लेकिन पढ़ने का ये है कि हिंदू समाज जो है, वो चूंकि संसार का सबसे पुराना पढ़ाकू समाज है, सबसे ज्यादा अत्यंत प्राचीन काल से यहाँ पुस्तकें लिखी और पढ़ी जाती रही हैं, और उनका ज्ञान बताया जाता रहा है, इसलिए इसको पुस्तकों का बड़ा आकर्षण है। लेकिन यूरोप का जो वर्तमान रूप है, पुराना रूप तो नष्ट हो गया, जो वर्तमान क्रिश्चियन रूप है, यूरोप नाम भी 19वीं शताब्दी ईस्वी में पड़ा है, ये हम कई बार बता चुके हैं। पर जिसे अब आज यूरोप कहते हैं, वो बहुत बड़ा क्षेत्र क्रिश्चियंस का जो रहा, जो भारत के बराबर लगभग था, उसको लेके 34, 36, 38 ऐसे देश बनते बिगड़ते रहे हैं। तो वो तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार क्रिश्चियनडम को यूरोप नाम दिया गया। और पढ़ने लिखने की भी वास्तविक परंपरा वहाँ कुल पौने 200 साल पुरानी है। 200 साल पहले वहाँ पढ़ाई सिवाय पादरियों के द्वारा बाइबिल पढ़े जाने के और कुछ नहीं थी। बाकी ज्यादातर अनपढ़ लोग थे। उसी को वो ओरल ट्रेडिशन बाद में कहने लगे, अपना ज्ञान छिपाने के लिए। और भारत के लोगों को उनके प्रति ऐसा सम्मोहन पैदा कर दिया बाद में राज्य बल के सहारे, कि लोग सब यहाँ के लिए भी कहने लगे कि भारत में भी ओरल ट्रेडिशन रही है। और यहाँ लोग बड़े गर्व से कहने लगे कि हमारी तो वाचिक परंपरा है। वाचिक परंपरा बिल्कुल अलग चीज है। और जिससे ओरल ट्रेडिशन कहते हैं, वो उसको छिपाने के लिए कि हमारे यहाँ कोई साहित्य रहा है, कोई लिखित साहित्य रहा है, कोई ज्ञान की परंपरा रही है,
चूँकि वहाँ नहीं रही है यूरोप में, तो उन्होंने शब्द चलाया ओरल ट्रेडिशन, लेकिन उसको यहाँ वही कहने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पुराने समय में आत्मज्ञान के विषय में भी ये होता था कि जो सर्वमान्य, सर्वप्रतिष्ठित, सर्वसमादृत ऋषि होते थे, सन्यासी होते थे, इनके विषय में सब लोग जानते थे कि ये वीतराग हैं और शास्त्रों के अच्छी तरह शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, मनन कर चुके हैं बारंबार, और उसके बाद फिर साधना कर चुके हैं, तपस्वी हैं। उनके प्रति प्रमाण भावना थी कि ये इनको संसार में कोई भी मोह नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं है और शास्त्रों का ज्ञान पूरा है। तो ये वही बोलेंगे जो इनकी दृष्टि में सत्य है, क्योंकि वो सत्य के लिए समर्पित होते हैं। अब तो वैसे सन्यासी भी हो सकता है 2-4 भारत में हों, लेकिन अब सन्यास के नाम पर ऐसे लोगों की भीड़ आ गई है जिनमें रजोगुण बहुत है, तो संसार का वैभव या मठ मंदिर आज भी चलाना चाहते हैं लाज ढकने के लिए। कुछ न कुछ तो शास्त्रों की, धर्म की बात भी करेंगे, लेकिन उनके जीवन से ही दिखता है कि इनमें रजोगुण है, वैभव की आकांक्षा है, प्रसिद्धि की आकांक्षा है, यश की आकांक्षा है, संपत्ति की लालसा है और शिष्य मंडली की लालसा है। शिष्य मंडली मतलब नरमुंड संख्या में, उसमें सुपात्र शिष्यों की लालसा तो होगी, लेकिन कोई विशेष उसकी खोज का प्रबंध नहीं है, ऐसे हो गया है। और जिसे लेखक कहते हैं, तो लेखकों, कवियों के लिए भी हमारे यहाँ सदा से शास्त्र रहे हैं कि कम से कम इतना पढ़ना, जिस विषय में आप लिखना चाहें उसके लिए कम से कम ये शास्त्र पढ़ने आवश्यक है। अब यूरोप में तो वैसा कुछ था नहीं, अभी 150 साल में कुछ विकसित हुआ है नया। और हमारे यहाँ की जो विद्या थी, पुरानी परंपरा ज्ञान की, उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, और फिर अंग्रेजों के जो अनुगत लोग भारत में सत्ता के उत्तराधिकारी बने, ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए, उन्होंने भी उसको नष्ट ही रखा, नाम मात्र को चलने दिया। और जो शिक्षा की मुख्य धारा है, उसमें उन्होंने, यूरोप के लोगों ने जो पिछले 150 सालों में लिखा है, जिसको जानबूझ के कई बार कुछ प्राचीन भी बताया है झूठ, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है, सारा लेखन 150 वर्षों के भीतर का है, कुछ तो 100 वर्षों के भीतर का है, उसको ही पढ़ाया जाता रहा। और ऊपर से कांग्रेस में, कांग्रेस का जो सोशलिस्ट धड़ा है, अर्थात जो क्रिश्चियनिटी से और बर्बरता से, नृशंसता से प्रभावित धड़ा है, जो सत्ता को पूरी तरह अपने बल की वृद्धि यानी राक्षसी और पैशाचिक लालसाओं के लिए चलाना चाहता है, उसके पास जब सत्ता आई तो उसने अपने को कम्युनिस्ट कहने वाले, जिनमें थोड़ी बहुत लेखन की क्षमता है, कौशल है, ऐसे लोगों को खरीद लिया, उनको कुछ बख्शीश इनाम देने लगे और उनसे उनको कहा कि तुम बड़े-बड़े पद दे दिए। उन्होंने जो लिखा वो भारत के विषय में अंग्रेजों से भी बढ़कर झूठ है। अब वो राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य अंग बना दिया गया, तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें जो विशेष प्रतिभाशाली हैं उनको छोड़ दें, तो बाकी सब शिक्षा के कारण अज्ञान के शिकार हैं, और उसमें उनका दोष नहीं है, राज्य के द्वारा ये किया गया है। अब जी, लेकिन फिर भी संसार में बहुत सी तकनीकी प्रगति हुई, फिर अभी सोशल मीडिया भी आया और प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान अभी भी भारत में कुल मिलाकर, जिसके बारे में लोग जान लेते हैं कि ये सच्चा है, प्रतिभाशाली है, तो होता ही है। तो उन लोगों के द्वारा भी कही गई बातों से बहुत कुछ पोल खुलने लगी यूरोप की, और फिर लोगों को लगा कि नहीं, सत्य कुछ और है। तो इस समय भारत में हिंदुओं में संसार का सच जानने की लालसा काफ़ी अधिक हो रही है धीरे-धीरे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यूरोप के विषय में जो प्रमाण भावना आ गई है, सेंस ऑफ अथॉरिटी आ गया है, वो महाविनाशकारी है। क्योंकि जैसा प्रोफ़ेसर कुसुमलता केडिया जी ने बारंबार बताया है, आप बहुत ही प्रमाण के साथ, विस्तार के साथ, कि यूरोप के लोग जो साइंस में काम करते हैं, वो तो उनको चूँकि काम करना है, बरतना है, सत्य को जानना है, प्रकृति के नियमों को जानना है, या कोई शस्त्र बनाना है, चाहे परमाणु बम बनाना है, चाहे दवाइयाँ बनानी हैं, तो उसको क्या है, चाहे अंतरिक्ष में कोई यान भेजना है, चाहे वायुयान आदि बनाए गए, तो वो सब तो उनको वास्तविक लक्ष्यों की सिद्धि थी ना, तो वहाँ तो उनको सत्य का अनुसंधान करना पड़ा। लेकिन उसका प्रयोजन, जो भी शक्ति वो पाते हैं, जो भी सत्य का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, उसका प्रयोजन वो केवल अपना, यानी पैशाचिक या आसुरी रखते हैं, यानी हमारी शक्ति बढ़े। इसलिए वो बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं, उसमें वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा पर आधारित प्रोपेगेंडा। तो वहाँ सत्य कुछ लिखा ही नहीं जाता ह्यूमैनिटीज़ में। और ये बात भारत के जो विद्या अनुरागी लोग हैं,
तो वो अपने ऋषियों, महर्षियों की परंपरा के संस्कार के कारण उनको लगता है कि जो बात लिखित है वो तो बड़ी प्रमाण है और अंग्रेजी में लिखी है तो और प्रमाण है। अंग्रेजी में इधर कुछ वर्षों में जो लिखा जाने लगा है वो थोड़ा अपेक्षाकृत प्रामाणिक है। लेकिन फिर भी जो पहले ईसाई मिशनरियों ने संसार के विषय में गप्पें लिखी, झूठ लिखा, वो लोग उसी को प्रमाण मान के उद्धृत करते हैं। तो आधुनिक समय में फिर भी काफ़ी विस्तार से उन्हें लिखना पड़ता है सत्य को, लेकिन भारत के विषय में या अन्य समाजों के विषय में वो सदा अपनी राजनीतिक योजना के अनुसार लिखते हैं और फिर बदल जाते हैं। और यहाँ कांग्रेस ने भी वही किया कि जो कांग्रेस के नास्तिक और कम्युनिस्ट झुकाव वाले शासकों को अनुकूल लगे वही सच प्रसारित किया भारत के विषय में। तो उनको क्या अनुकूल लगा? भारत के विषय में झूठ, दुनिया के विषय में झूठ, हैं? जहाँ जिस समय किसानों और मजदूरों की हत्याएं हो रही थी कम्युनिस्ट सोवियत संघ में और फिर चीन में, उसको कहना कि वहां तो स्वर्ग आ गया है, वहां तो समता आ गई है, वहां मजदूरों का राज्य आ गया है, वहां किसानों का राज्य आ गया। किसानों की हत्या होती जा रही, करोड़ों किसानों की हत्या हुई और कह दिया कि देखो वहां तो किसानों और श्रमिकों का राज्य है। और शासन के बल पर यहाँ तरह तरह का अनुदान आदि देके, धन देके, सोवियत संघ से भी पैसा लेके बहुत सी पत्र पत्रिकाएं, साहित्य चला। सबसे ज्यादा पत्रिकाएं भारत में पहले कम्युनिस्टों की ही होती थी और बाद में धनी घरानों की जो पत्रिकाएं चली उनमें भी कांग्रेस से कह के कम्युनिस्ट लेखकों को रखा दिया गया। तो उससे क्या हुआ? उससे केवल कम्युनिस्टों के अनुकूल जो बातें थी वो हर क्षेत्र में प्रचारित की गई, दर्शन में, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में, भूगोल में, विश्व के विषय में और भारत के विषय में। अब धीरे धीरे जब अति हो गई तब जैसे हिंदू चेतना जगी और 2014 से उनकी कांग्रेस के क्रिश्चियन कम्युनिस्ट धड़े को शिकस्त मिली है, मिलती ही चली जाएगी क्योंकि अब आखिर एक पुराना देश है वो फिर से जग गया है। लेकिन अभी भी जो मान्यताएं हैं वो स्वयं भाजपा जन और संघ के लोगों की भी वही हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने प्रचारित कर दी हिंदू समाज के विषय में। तो उनके विषय में हम क्रमशः सत्य बताने का प्रयास करते हैं। उसमें से कुछ सत्य हमने अन्य अपने यूट्यूब वीडियो में बताया ही है। आज संसार के विषय में बताएंगे। संसार के विषय में आधुनिक शिक्षित हिंदू जो है वो इतना अधिक गलतफहमी का शिकार है और उसमें संघ भाजपा से जुड़े लोग भी हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। आपको बहुत ही मोटी मोटी बात छोटी सी बताएंगे। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि क्या करें, हिंदुओं का तो बस एक ही राष्ट्र है। एक तो यहाँ नेशन स्टेट को राष्ट्र कह दिया। राष्ट्र भारत है लेकिन और जो बाकी हैं वो राष्ट्र नहीं है, वो नेशन स्टेट है। पुराने नेशन स्टेट थे नहीं, 150 साल पहले तो कोई नेशन स्टेट यूरोप में नहीं था। और जो नेशन स्टेट हैं, बहुत से नेशन स्टेट तो उन्होंने प्रथम महायुद्ध के पहले अथवा प्रथम महायुद्ध और द्वितीय युद्ध के मध्य में, जिसे इंटरवार पीरियड कहते हैं, और फिर द्वितीय महायुद्ध के बाद 100 से अधिक नेशन स्टेट नए बने हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? 100 साल के भीतर। और स्वयं यूरोप का कोई भी नेशन स्टेट पौने 200 साल पहले नहीं था। तो ये ज्यादातर 150 वर्ष और 100 वर्ष के भीतर का खेल है। अब इसके विषय में क्या भ्रम है? कहते हैं कि 56 मुस्लिम देश हैं या 54 मुस्लिम देश हैं। अब इतनी उनके विषय में कुछ पता ही नहीं। पहली बात तो उनकी आबादी के लेके झूठ होगा। वो कह जो उनकी कुल आबादी है, क्योंकि आधुनिक काल में कम्युनिस्टों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को ये लगा कि मुसलमान थोड़े बुद्धि से कमजोर हैं और इनको अगर उकसा दो मजहब का नाम लेकर तो ये भिड़ जाएंगे। इनमें जो होशियार हैं, चालाक हैं, उनसे हम दोस्ती कर लेंगे, सौदेबाजी कर लेंगे, लेकिन ये अपने यहाँ के लोगों को भीड़ बना देंगे। तो उनको खड़ा कर दिया। तो मजहबी उग्रवाद को 1970 के बाद, बल्कि अभी 80 के बाद खूब बढ़ाया। तो उनके उनके विषय में बहुत सा झूठ गढ़ा किसने? अंग्रेजों ने और फ्रेंच लोगों ने, मुख्यतः अंग्रेजों ने और अमेरिकी लोगों ने, जो अंग्रेजों के ही ज्यादातर उसमें वंशज हैं। अन्य देशों के भी हैं लेकिन अंग्रेजों की बहुत बड़ी संख्या में। तो इन्होंने जानबूझकर इस्लाम के विषय में और मुस्लिम देशों के विषय में झूठ रचा। पहली बात, उनकी जो भी आबादी है तो वहां ऐसा कोई भी मुस्लिम देश नहीं है जहां पर्याप्त संख्या में गैर मुस्लिम न हो, ईसाई न हो। हिंदू तो बहुत थोड़े बचे हैं लेकिन ईसाई बहुत अच्छी संख्या में है। तो उसकी बजाय उन देशों की संख्या निकाली, उन स्टेट्स की, और उसकी कुल संख्या जोड़ दी और दिखा दिया कि मुसलमान बहुत ज्यादा है।
इसी तरह क्रिश्चियनिटी के बारे में है। यूरोप में वस्तुतः क्रिश्चियन अब बहुत थोड़े लोग बचे हैं, 100 करोड़ भी संसार में क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन वो प्रत्येक देश की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की, जर्मनी की, स्वीडन की, नॉर्वे की, पुर्तगाल की, स्पेन की, सबकी कुल आबादी, कुल जनसंख्या निकालते हैं, उसको सबको क्रिश्चियन कह देते हैं। तो बड़ा भ्रम होता है। सच्चाई ये है कि 100 करोड़ से कम ही वास्तविक क्रिश्चियन दुनिया में है और 100 करोड़ से बहुत कम मुसलमान हैं। और भारत में क्या करते हैं कि यहाँ के लोग हिंदुओं हिंदुत्व को लेके भ्रम खड़ा कर दिया, जिससे लोगों को लगे नहीं कि यहाँ इतने हिंदू हैं, और बाकी भी यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है, क्रिश्चियन आबादी, सबको अलग-अलग बारंबार दिखाएँगे। यानी हमको हमारी जनसंख्या को तोड़-कर विश्लेषित करके अलग-अलग, और अपने यहाँ की कुल जनसंख्या या मुस्लिम देशों की कुल जनसंख्या को मुस्लिम कह दिया, जो कि मुस्लिम नहीं है। इसके साथ ही ये भी झूठ, क्योंकि बहुत से देश जो इधर अधिक जनसंख्या वाले हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो अभी बना है 1947 में, और इंडोनेशिया, मलेशिया भी 350-400 साल के भीतर मुसलमान बने हैं, और वो ज्यादातर भारत से, दक्षिण भारत से या बाकी भारत के इलाके से गए मुसलमानों ने बनाए हैं। अब इस बात को नहीं जानते, इस बात को छिपाते हैं, और वो तो ऐसा भ्रम खड़ा करते हैं जैसे अरब लोग ही सब जगह गए हैं। अरब तो बेचारे तुर्कों के गुलाम थे। अब इसका, इस अज्ञान की ये स्थिति है कि अगर इंडोनेशिया में अभी भी रामायण होती है, तो संघ भाजपा के भी बहुत सारे लोग जो कि घूम आए हैं इंडोनेशिया, वो भी क्या कहेंगे, देखो अभी भी वहां मुस्लिम देश होते हुए भी रामायण होती है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि मुस्लिम देश वो अभी हुए हैं ना, शताब्दियों से वहां रामायण हो रही थी, तो वहां के लोगों में वो लोकप्रिय है, और अभी पूरी तरह कट्टर इस्लाम शासन में नहीं आया है। संघर्ष चलता रहता है, अंत संघर्ष। उनके नाम भी कैसे हैं आप जानते हैं? संस्कृत वाले नाम है, सुकातो, सुहृदो, इस तरह के नाम है ना, मेघावती। तो वो मुसलमान जिस दिन पक्के कट्टर मजहबी उग्रवाद का शासन होगा, उस दिन वहां रामायण बंद हो जाएगी। इस सच को छिपाते हैं, ये नहीं बताते कि अभी वहां कशमकश चल रही है, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो फिर भारत के शासन का दायित्व तो हो जाएगा कि वहां सनातन धर्म को बढ़ाए, है ना, जो कि उनका मूल स्वरूप है। इंडोनेशिया, मलेशिया को उसके मूल स्वरूप में स्थित होने की प्रेरणा देने वाली कूटनैतिक, राजनीतिक और साथ ही सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक गतिविधियां चलाना भारत शासन का कर्तव्य है। ये न बता के उन्हीं की महिमा गाएंगे, जिससे इस्लाम के बारे में भ्रम पैदा हो। जहां जहां वो कट्टर कट्टर मजहबी उग्रवाद इंडोनेशिया, मलेशिया में आता है, वहां वहां वो रामायण और सब हिंदू चिन्हों का, हिंदू प्रतीकों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये सत्य तो बताओ। तो ये झूठ बोलने की जो आदत है, और जो अंग्रेजों के दास हिंदुओं ने पाकिस्तान बनवा दिया, उसको छिपाना कि अरे मुसलमान बड़े लड़ाका हैं, उन्होंने तो अभी अभी अपना एक अलग देश बना लिया। उन्होंने नहीं बनाया भाई, अंग्रेजों ने बनवाया, और आपके गांधी, नेहरू आदि ने बनवाया, अंग्रेजों से सौदेबाजी करके, उनकी शरण में जाके। सत्य को नहीं जानना। स्वयं मुसलमानों का एक और अखबारों में भी छपता है, सबने नारा भी सुना, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। हंस के लिया है पाकिस्तान, तो ये उनका कहना है ना, उन्होंने तो नहीं कहा कि हमने बड़े संघर्ष से लिया है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ बताएंगे उन्होंने तो मार काट की है, वो डायरेक्ट एक्शन मार काट भी अंग्रेजों के इशारे पे, और गांधी, नेहरू का संरक्षण पाके हुआ था। तो सत्य को नहीं जानना, इसी प्रकार यूरोप के विषय में सत्य को नहीं जानना। तो आज हमने जो 3 लिंक भेजी हैं, उनको आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, समझिए। हमने अपनी पुस्तकों में तो सब दिए ही हैं, एक हमने और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने, यूरोप पर प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की पुस्तक आ रही है। पहले भी वो बहुत लिख चुकी हैं, अब एक और पुस्तक आ रही है जिसमें बहुत विस्तार से बताया है। उसके पहले आप उनका वीडियो देख सकते हैं कि कितना अज्ञान, कितनी गंदगी, कितनी महामारी, कितना कंगाली, कितनी दरिद्रता यूरोप में रही है, और यूरोप के साधारण लोगों को 1970 ईस्वी तक ठीक से भोजन नहीं मिलता था। शौचालय आदि सार्वजनिक वहाँ 1970 के बाद ज्यादा बने हैं। स्नान गृह माने सबको नहाने की सुविधा तो अभी मुश्किल से कुछ वर्षों पहले वहाँ मिली है, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, मुख्य यूरोप है वहाँ का। खाने पीने का उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों से सीखा है। ठंडे मुल्क में वो सब फल होते नहीं है, वो अनाज होते नहीं है जो वो आजकल खा रहे हैं। तो कहीं चीन से, तो कहीं भारत से, तो कहीं इंडोनेशिया से, तो कहीं किसी न किसी
भारतीय जो पुराना प्राचीन भारतीय क्षेत्र था अथवा जो गर्म इलाके हैं, उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध के इलाके हैं, उनमें जो सब मेवे, मसाले, बढ़िया अनाज, केले आदि सब होते हैं, अच्छे फल, महँगे फल, आम, केला, फिर मेवा जितने भी हैं, खजूर हो चाहे काजू किशमिश हो चाहे मुनक्का हो, जो भी है या जो भी मसाले हैं, लौंग, इलायची, डोड़ा, अजवाइन जितने भी ये मसाले हैं जो भारत में हींग, कड़गर मिर्च लोग जानते हैं, वो तो वहाँ कहीं सुलभ नहीं था। अभी भी अगर भारत से नहीं जाए और अन्य देशों से नहीं जाए जो इसी क्षेत्र के हैं, तो उनको तो ठीक से खाने को नहीं मिलेगा। और दुनिया के लूट का एक ऐसी व्यवस्था कर ली है कि अन्य देशों से धन वहाँ आता ही रहे। अन्य देशों में ऐसे लोग सत्ता में आएँ, जो उनके मित्र हों और जो उनकी शर्तों पर व्यापार जारी रखें। ऐसे सब किया है। पहली बार एक स्वाभिमानी आत्मगौरव संपन्न प्रधानमंत्री आया है, लेकिन उसे भी बहुत सी शर्तें तो किसी कुछ में झुकना पड़ता है, कुछ में अपना चला रहे हैं बड़ी होशियारी से। तो ये सब जानना चाहिए। उससे भी ज़्यादा जानना चाहिए जो हमने बताया है कि यूरोप नाम की कोई इकाई 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले नहीं थी। एक बात, अभी भी उनमें आपस में जबकि रूस को हटा दें तो संपूर्ण यूरोप जो है वो संपूर्ण भारत के बराबर है, लेकिन उनमें एकता नहीं है। आपस में जातियों के संघर्ष हैं, जिन्हें वो नस्ल कहते हैं, जाति की बजाय रेसेस कह देते हैं, वहाँ तो जाति को ही रेस कह दिया। हमारे यहाँ जैसे तरह-तरह की जातियाँ हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, अन्य जाति हैं, शिल्पी जाति हैं, तो यादव हैं, तो तेली हैं, तो नाई हैं, तो कुर्मी हैं, तो लोहार हैं, सुनार हैं, बढ़ई हैं, ताम्रकार हैं, कसेरे हैं, सभी जातियाँ हैं। वहाँ तो इनमें से जो बड़ी जातियाँ हैं, वो अपने आप को अलग नेशन या अलग रेस भी कहते हैं। और उनमें आपस में कितना एक-दूसरे के प्रति शंका है, घृणा है, वो आप जो पहले लिंक में जो 1945 के बाद, महायुद्ध की समाप्ति के बाद जर्मन सेनाओं ने जब समर्पण कर दिया और जब रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सेनाएँ, चूँकि ये मित्र बन गए थे बाद में, पहले तो टकराव था, इंग्लैंड, फ्रांस और उनके मित्र देश और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ये सब मित्र बन गए। तो इनकी सेनाएँ जब जो कि सब क्रिश्चियन थे और सब यूरोपीय थे, इनकी सेनाएँ दूसरे क्रिश्चियन और यूरोपीय क्षेत्र वाले राज्यों में जब गई हैं, तब क्या हुआ है, उसकी एक झलक आपको मिलेगी। वहाँ वो जो फ़िल्म है, वो तो केवल जर्मन स्त्रियों से रूसियों ने, अमेरिकियों ने तथा अन्य यूरोपीय लोगों ने जो बलात्कार किया, बर्बरता की, नीचता की, पशुता की, नृशंसता की, पैशाचिकता की, राक्षसीपन किया, उसके विषय में है। वो तो एक अलग ही प्रकरण है स्त्रियों के विषय में, जो प्रोफ़ेसर केडिया जी से आपने शायद सुना हो, नहीं तो सुन लीजिए उनके वीडियो में कि स्त्रियों के साथ कितनी बर्बरता यूरोप करता रहा, कैसी पैशाचिकता। यहाँ तो ऐसी-ऐसी लेखिकाएँ हैं जो यूरोप पर मगन हैं, मुग्ध हैं और वो मानती हैं कि यूरोप में तो नारी स्वतंत्रता रही है सदा से, क्योंकि अभी अभी 100 साल भी नहीं हुए वहाँ नारी स्वतंत्रता को। तो उसको सदा से मानती हैं और भारत में सदा से शोषण मानती हैं। ऐसी मूर्ख लेखिकाएँ और स्त्रियाँ तक हैं भारत में। और लेखक तो है ही हैं, लेखकों की ही वो चेलियाँ हैं। जो लेखक उनके कहते हैं दुष्ट कम्युनिस्ट अथवा अज्ञानी लेखक पुरुष, उसी को वो भी स्त्रीवाद चल रहा है। इसी तरह उस तरह का कोई जातिवाद, नस्लवाद भारत में कभी नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया क्रिश्चियन मिशनरियों ने। अभी यहाँ जातिवाद की दिन-रात निंदा चल रही। जातिवाद और जाति व्यवस्था दोनों में कितना अंतर है, ये कुछ पता ही नहीं है। और ये 100 साल पहले तक सबको पता था, तो ये सबसे ज़्यादा तो अज्ञान फैलाया है कांग्रेस ने 1947 के बाद। शिक्षा में सरकारी अधिकार करके सरकार के महत्वपूर्ण पदों पे कम्युनिस्ट और भारतद्रोही विचार वाले अफसरों को नियुक्त करना और ऐसे ही नेता शासन में रहें, शिक्षा मंत्री आदि, और उनके द्वारा ये सब झूठ फैलाया गया है। लेकिन स्त्रियों के साथ जो है, वो तो आप देख ही लेंगे, जिससे कि आपको इनकी संस्कृति, सभ्यता और नैतिकता की जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं भारत को लेकर, उसकी सच्चाई पता चलेगी।
लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से देखिए उस पहली फ़िल्म को, जो युद्ध की समाप्ति के बाद स्त्रियों के बर्ताव को लेकर है, विशेषकर जर्मन स्त्रियों के। तो उसमें जो उनके संवाद हैं, जो उनके कथन हैं, केवल उसी से एक झलक काफ़ी होगी, आपको पता चलेगा कि इनमें आपस में कितनी रूसियों को वो लोग, क्योंकि रस एक अलग ही जाति है रूसी, तो उनको वो क्या मानते थे? बर्बर, पिशाच, नृशंस, क्रूर, जिनमें मनुष्यता है ही नहीं, असभ्य, जंगली आदि कहते थे। इसी प्रकार स्लाव लोगों के बारे में जर्मन लोगों का क्या विचार है, वो देख लीजिए। उनको अपने समान सभ्य सुसंस्कृत मनुष्य नहीं मानते थे, मानते थे कि राक्षस हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। अभी ये 1945 तक की बात है ना, कितने साल हुए? अभी 80 साल पहले की। और अमेरिकियों को मानते थे कि ये चूंकि थोड़ा लोकतांत्रिक कहते हैं अपने आप को, तो ये थोड़े अच्छे होंगे। उनका भी बर्ताव बता दिया है। तो इस प्रकार स्लाव, जर्मन, पोल और ब्रिटिश और अमेरिकी, जो कि मुख्यतः ब्रिटिश मूल के भी हैं पर अन्य देशों के मूल के भी हैं, इनमें आपस में एक दूसरे के बारे में क्या धारणा है। जब आप इतना इस फिल्म से देख लेंगे और आपकी उत्सुकता जगेगी, तब आप अन्य पुस्तकें भी पढ़ेंगे या प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के अन्य वीडियो सुनेंगे या हमारी पुस्तकों में पढ़ेंगे आप। हमारे और केडिया जी की अलग अलग पुस्तकें हैं भारत और यूरोप पर। तो जहाँ यूरोप का संबंध आया है, इंग्लैंड का, वहाँ थोड़ा सा हमने बताया है, और यूरोप के विषय में उन्होंने विस्तार से बताया है कि इंग्लैंड में ही आपस में और संपूर्ण यूरोप में आपस में कितना मतभेद था एक दूसरे के बारे में, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में, कि इस जाति अर्थात उसको रिसर्च कहते हैं, स्लाव ऐसे होते हैं, जर्मन ऐसे होते हैं, हंगार हूण ऐसे होते हैं, पोल ऐसे होते हैं। और इसके पहले जो वहां और भी जातियां थी आपस में, वंडाल, मगयार, ब्रिटनी, जितने भी हुए हैं, ड्रूड, केल्ट, एक दूसरे के बारे में आप स्कॉट क्या क्या विचार रखते हैं, इसको थोड़ा पढ़िए। आपको पता ही नहीं, आपने उन्होंने क्रिश्चियनडम जब बदनाम हो गया, जब चर्च की गंदगी, विभत्सता, नृशंसता, पशुता, पैशाचिकता, राक्षसत्व सामने आया, उसको छिपाने के लिए क्रिश्चियनडम जिसे कहते थे 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ तक, उसको अचानक यूरोप कहने लगे। यूरोप जरा एक यूरोपा नाम की देवी के नाम से है, तो उसको यूरोप कहने लगे। अपनी गंदगी को छिपाने के लिए एक सुंदर कवर दे दिया। अब हमारे लोग सब उसको यूरोप यूरोप, हम लोगों को भी व्यवहार में कहना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में सारे पढ़े लिखे लोग इसी तरह सोचते हैं, लेकिन वस्तुतः यूरोप एक नहीं है। उनमें एक दूसरे के प्रति बहुत ही भयंकर धारणाएं हैं, और उनकी आपस की धारणाएं ही आप सुन लें तो उनका चरित्र जान लेंगे। और स्त्रियों के प्रति क्या भाव है और स्त्रियों से क्या व्यवहार है, ये आप सुन ही रहे हैं, इस फिल्म में देख लेंगे। उसके पहले वहां क्या होता था, उस पर भी एक दूसरी फिल्म है जिसे एंग्जाइटी कहा है। वो वस्तुतः स्त्रियों में काम भावना और गर्भधारण, इन दोनों को लेकर जो तरह तरह की क्रिश्चियन पादरियों ने विचित्र विचित्र बातें फैलाई थी, उसको लेकर जो भाव पैदा थे, जो मनोभाव पैदा थे, जो भय पैदा था, जो आशंका पैदा की था, उसका भी उन्होंने क्या उपाय किया, कितना भयंकर, कितना विभत्स, वो आप दूसरी फिल्म में देखेंगे। यानी ये भीतर से खंड खंड लोग हैं। तो फिर ये एक कैसे दिखते हैं? शक्ति के द्वारा, बाकी सब जनमत को, बहुमत को दबाकर। हमारे लोग तो क्या है, यहाँ तो एक संगठन ही खड़ा हो गया कि हिंदू संगठित नहीं है, बाकी सब मुसलमान, ईसाई बहुत संगठित हैं, इसलिए हमें हिंदुओं को संगठित करना है। अज्ञान, पूर्णतः अज्ञान पर आधारित, इतना अधिक उनमें आपस में खंड खंड बटे हुए हैं, विभक्त हैं, अविश्वास है, कटु और कठोर धारणाएं हैं। आप उसको जाने तो, जब उसे जानेंगे तब पता चलेगा, और उसको भारत की शिक्षा की मुख्य धारा में वो सब तथ्य लाने चाहिए। ऐसे लेखक बड़ी संख्या में आना चाहिए और शासन पर दबाव बनाना चाहिए कि आप सत्य को लाइए, सत्य को सामने लाइए। अब तो विश्व का वातावरण ऐसा है कि अगर आप केवल सत्य प्रस्तुत करेंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा। उसमें आप अनावश्यक विशेषण भले नहीं लगाएं, मान लो उनको राक्षस, पिशाच, नृशंस नहीं करें, सामान्य वर्णन कर दें कि देखो ये एक दूसरे को ऐसे कह रहे हैं। थोड़ी भाषा में परिष्कार लाना पड़ेगा। इस विषय में गांधी जी सबसे चतुर थे, तो उनकी भाषा सीख लेनी चाहिए कि उसमें ये बताएं कि स्त्रियों को ऐसे देखते थे, वो उनको इस्लाम को ऐसे देखते थे, वो हुनों को ऐसे देखते थे, वो जर्मन को ऐसे देखते थे, वो अंगार को ऐसे देखते थे, वो पोल को ऐसे देखते थे, वो केल्ट को ऐसे देखते थे, वो ड्यूड को ऐसे देखते थे।
आप लेखक लोग उसका संक्षिप्त सार वर्णन कर दें, सारी पोल खुल जाएगी। बाप रे! इतना अविश्वास भीतर से खंड-खंड पड़ा है। तो एक कैसे हैं? युद्ध के बल पे, सैन्य बल से और कठोर शासन के बल से, जो कि जबरन प्रोपेगेंडा के द्वारा और बलपूर्वक कायदे कानूनों के द्वारा लोगों को एक रखता है। स्वयं इंग्लैंड का सत्य क्या है? इंग्लैंड में जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो जो वहाँ के दूसरे व्यापारी थे वो उससे कितना चिढ़ते थे, और जो वहाँ के अन्य संपन्न लोग थे, जो वहाँ के अभिजन थे, स्वयं इंग्लैंड की संसद में क्लाइव पर, वारेन हेस्टिंग्स पर जो मुकदमे चले हैं, जिनके विषय में हमने थोड़ा-सा अपनी पुस्तकों में लिखा है, ज़रा पढ़ लीजिए, कैसे-कैसे अभियोग लगे हैं। इंग्लैंड कहाँ एक था? इंग्लैंड के सबसे नीच, कुटिल और अनैतिक राक्षस किस्म के लोग भारत के इसी प्रकार के अधर्मी, पापी राक्षसों से मदद लेकर और बाकी सबसे छल, तिकड़म, कूटनीति, झूठ, ठगी करके 90 वर्षों के लिए कुछ हिस्सों में शासन में प्रभावी हो गए हिंदुओं के सहयोग से। सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजों के शासन में सहायता देने वाली किसकी थी? हिंदुओं की थी। और अपनी इस देश विरोधी गतिविधि को छिपाने के लिए उन्होंने क्या शुरू किया? इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों का जमकर प्रचार किया कि ये तो क्या करें, ये तो महाबली हैं और हम तो इनके सामने विवश हैं। असल में आप लालच से उनसे जुड़ रहे हैं। आप में वो कष्ट सहने की, तपस्या करने की सामर्थ्य नहीं है, जिनमें थी वो पिस गए। अभी पेशवाओं का भव्य महल तो कब गिराया है उन्होंने? आप जाके पुणे में पूछ लीजिए लोगों से, है ना? तब तक खड़ा था। अभी भी जैसे भव्य महल भारत में हमारे राजाओं के हैं, जैसा चित्तौड़ का है, बीकानेर का है, जैसलमेर का है, जयपुर का है, आमेर का है, भव्य महल, ऐसे तो इंग्लैंड और यूरोप में कौन है? कोई नहीं है। आपको पता ही नहीं। आज भी हमारे राजाओं जैसे महल कहाँ हैं यूरोप में? किसका है? और सब कब का है? यहाँ तो 1000 साल पुराने, 1500 साल पुराने भी मिलेंगे दुर्ग। 1000 साल तक के तो बहुत ही प्राचीन दुर्ग और प्रासाद मिलेंगे। ऐसा वहाँ कहीं नहीं है। एक भी जो है वो बहुत छोटे, बहुत ही मामूली से हैं। तो आप भारत के विषय में सत्य को तो जानिए। भारत का जब आप सत्य जानेंगे तो आपको उस सत्य के ज्ञान से ही प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, और ये पता चलेगा कि हमारी जो समस्याएँ हैं उनको हम हल कर सकते हैं, लेकिन हवा में नहीं, किसी काल्पनिक उससे कि नहीं हमारे बहुत जातिवाद है, किसी ने कह दिया झूठ ही झूठ, और फिर बाद में उसको सरकार के द्वारा आरक्षण आदि बहुत सारे उपायों से फैलाया भी गया, जाति के आधार पे। एक जाति को ये मान लिया कि अगर ये झूठी भी शिकायत करती है, अगर किसी शेड्यूल कास्ट वाले ने कह दिया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने हमको गंदी बात कही है या हमारे साथ गंदा व्यवहार किया है, तो उन्हें जेल डाल दिया जाएगा, इसलिए कि वो तो झूठ बोल ही नहीं सकते। और स्त्रियों का भी अब चला रहे हैं कि अगर कोई स्त्री आरोप लगा दे, तो जहाँ तक हो बिना जाँच के ही पहले तो पुरुष को जेल में डाल दो। ठीक है, जो अपराध हैं उनको कठोरता से दंडित करना चाहिए, लेकिन जाँच की एजेंसियों पर तो विश्वास कीजिए, और जाँच की एजेंसियों को अधिकार तो दीजिए कि वो सत्य जाँच सकें, और जाँच की एजेंसियों में ऐसी भर्ती कीजिए जिसमें सच्चरित्र और निष्पक्ष किस्म के लोग आएँ। उसकी बजाय राजनैतिक ढंग से भर्ती होगी, उसमें राजनीतिक मतवाद के प्रति झुकाव वाले कर्मचारी जाएँगे, अधिकारी जाएँगे, वो उसी तरह का भेदभाव करेंगे, हैं? अपर कास्ट से शेड्यूल कास्ट के जो अधिकारी हैं वो भेदभाव करें, ऐसा प्रोपेगेंडा और वातावरण के द्वारा कोशिश होती है कि लगातार भेदभाव किया जाए, यहाँ तक कि जुडिशियरी में भी प्रयास हो रहा है कि इस तरह का भेदभाव आ जाए। तो इन सब चीज़ों को जानिए और दुनिया का सत्य जानिए, और इतने सब प्रयास के बावजूद अभी भी संसार की तुलना में हम में कितनी समता है, कितनी सामाजिकता है, कितना सौमनस्य है, और कितनी जो भी गड़बड़ी कर रही थी कांग्रेस, उसकी जगह हमने आखिर, जबकि हमें केवल वोटिंग राइट मिला है। भारत की अपनी ज्ञान परंपरा को भारत की शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। भारत के राजनीति शास्त्र को भारत की राज्य व्यवस्था में कोई विधिक अधिकार नहीं है। भारत की समाज व्यवस्था के जो समाज शास्त्र हैं, जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है, उनको भारत की वर्तमान शासन के द्वारा कोई विधिक अधिकार नहीं दिया गया है। चाहे वो जाति हो, चाहे आप पंचायत हो, चाहे संप्रदाय हो, चाहे मठ हो, चाहे श्रेणियाँ हों, निगम हों, संघ हों, जिनको विधिक अधिकार प्राप्त होते थे बड़े-बड़े, कोई अधिकार नहीं। हमारी सारी परंपरागत संस्थाओं के अधिकार यूरो इंडियन शासक वर्ग ने छीन लिए हैं।
और एंग्लो क्रिश्चियन कानून ने न्याय जो कि धर्म की ओर ले जाए उसे ही न्याय कहते हैं, उस न्याय को नष्ट कर दिया है। जिन्हें न्यायालय कहते हैं वो जुडिशियल संस्थाएँ हैं, जो कि एंग्लो क्रिश्चियन लॉ के अनुसार निर्णय करते हैं। उनका भारत की आत्मा से, भारत की न्याय परंपरा से, भारत की विद्या से, भारत की विधि परंपरा से कोई रिश्ता नहीं। भारत की प्रथाओं, मान्यताओं, रीतियों, भारत का अर्थ हिंदू। जो गैर हिंदू है वो भारत फिजिकल रूप में है और शासन के लोग बस उन्हें कहते हैं, जो सीधे शासक नहीं है लेकिन शासन की संरचना के सेवक बहुत से संगठन हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो वो हमारे शिष्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका शासन पूरे क्षेत्र में रहे, इसके लिए वो कहते हैं नहीं केवल हिंदू नहीं, लेकिन सत्य तो ये है कि भारत का एकमात्र अर्थ हिंदू है। केवल हिंदू ही भारतीय है, मूल भारतीय। बाकी जो हैं वो भारतीय बने हैं शासन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के नियमों से, लेकिन उनके प्रज्ञा में, शील में, सिद्धांतों में भारतीयता नहीं है, क्योंकि वो अन्य धर्म मतलब सनातन धर्म को, भारत की मुख्य धारा को सहन ही नहीं करते, उसकी निंदा करते हैं, उससे शिकायत करते रहते हैं। जो इतना उदार और इतना करुणामय समाज है, उसके प्रति उनमें कृतज्ञता ही नहीं है। तो जिसमें कृतज्ञता नहीं है वो काहे का भारतीय हुआ। भारत में पापी भी होते रहे हैं, अधर्मी भी होते रहे हैं, लेकिन भारतीय जब हम कहते हैं, किसी भी देश का जब मुख्य विशेषण करते हैं तो वहाँ के गुणों के आधार पे, है ना? जब हम कहते हैं कि अंग्रेजों में ये गुण है, तो वहाँ के जो हत्यारे, अपराधी, लुटेरे, ठग रहे हैं, उनको नहीं गिनाते। उनके जो अच्छे लोग हैं, वीर हैं, अध्ययनशील हैं, अच्छे शासक रहे हैं, न्यायकर्ता रहे हैं, उन्हीं को गिनाते हैं संसार में। तो भारत में भी जब हम भारतीय कहते हैं तो मतलब है कि भारत के सद्गुणों का वाहक जो है वही भारतीय है। बाकी सब क्या है, विजातीय हैं भारतीय होते हुए भी। तो भारत का अर्थ है हिंदू। भारतीय, वास्तविक भारतीय वो है जो हिंदू है। हिंदुओं में अभी भी, इस स्थिति में भी कितनी अधिक अच्छाई है, कितनी उदारता है, कितना बड़प्पन है, ये आप जो आज हमने लिंक में 3 फ़िल्में दी हैं उनको देखिए। और जहाँ शहरों में जापान और दुनिया के विषय में हम कितना झूठ बोलते हैं, चीन के विषय में कितना झूठ बोलते हैं। ये प्रोफेसर केडिया जी की वार्ताओं में आपने सुना होगा, जो उनकी पुस्तक है कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व, उसको पढ़ने से भी पता चलेगा कि वो जो कम्युनिस्ट चीन है वो मूल चीन नहीं है। चीन, संपूर्ण चीन और चीन से जुड़े उसके आसपास के इलाके पर, उनकी आत्मा पर, उनकी संस्कृति पर, उनके धर्म पर कम्युनिस्ट हत्यारों और अपराधियों का कब्जा है ना? माओ जेडुंग का था, बाकी लोगों का है। तो वो क्या है, वो चीनी लोग नहीं है, वो ज्यादातर चीन के हत्यारे, चीन के अपराधी, चीन की आत्मा को खाने वाले लोग हैं। और उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में जो कब्जा कर रखा है, एक तो उसको चीन मान लेते हैं, और फिर भी उस चीन में कैसी भयंकर गरीबी है, कैसा भयंकर दैन्य है, कैसी भयंकर विसंगतियाँ हैं, कैसा भयंकर विषमता है, कैसी भयंकर हत्याएँ हुई हैं किसानों की और विद्वानों की और खेतिहर मजदूरों की, सबकी। वो तिएननमेन चौक की एक खबर बाहर आ गई कि विद्यार्थियों को लाखों की संख्या में भून दिया गया, लेकिन बाकी वहाँ करोड़ों लोग मारे गए हैं, उनकी हत्या की गई है। भारत में वैसी हत्या अगर सरकारों के द्वारा होती तो क्या आए तौबा मचती। यहाँ जो भी ऐसी हत्याएँ हुई हैं वो मज़हबी उग्रवादियों के द्वारा हुई हैं, कम्युनिस्ट गुंडों, अपराधियों के द्वारा हुई हैं, लेकिन स्वयं शासन के द्वारा तो नहीं हुई, है ना? तो अब शासन और शासन के विरोधी उत्पाती अपराधी तत्व, इन दोनों में आप में अभेद आ गया हो तो अब क्या कहा जाए, आपकी बुद्धि को धन्य है। क्योंकि शासन ने यहाँ कौन-सी ऐसी बड़ी हत्याएँ की हैं? एक वे मुलायम सिंह ने राम सेवकों पर गोली चलाई, राम भक्तों पर, तो उसको तो ख़ैर वर्तमान शासन ने सम्मान दे दिया, पद्म भूषण या कोई और बड़ी उपाधि दे दी। लेकिन वस्तुतः है जो हमारे शासक रहे हैं, कांग्रेस शासन में भी वो व्यक्तिगत उन्होंने राजनीतिक हत्याएँ बहुत कराई हैं कांग्रेसियों ने, लेकिन बाकी जो नीचता की है वो बड़ी कूटनैतिक ढंग से धीरे-धीरे की है। सीधे हत्या हज़ारों लाखों लोगों की कर दी हो, ऐसा तो कांग्रेस ने भी कभी नहीं किया और भाजपा तो कर ही नहीं सकती। एक गौरक्षा आंदोलन में इंदिरा गांधी ने अवश्य कई हजार लोगों को मरवाया था, उसकी तुलना हम तिएननमेन चौक से कर सकते हैं, है ना? तो वो इंदिरा गांधी ने किया था, वो बहुत बड़ा पाप था।
उसकी तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी वहाँ चीन में लगातार कम्युनिस्ट शासक चीन में तो लगातार ऐसी हत्याएँ कर रहे हैं। माओ ज़ेडुंग ने तो करोड़ों लोगों को मरवा डाला, मंदिर नष्ट कर दिए, पुराने विद्या केंद्र, मंदिर केंद्र, श्रद्धा केंद्र, साधना केंद्र, उपासना केंद्र सब नष्ट कर दिए। ऐसा भारत में ना हुआ है, ना हो सकता है, क्योंकि ये एक वीर जाति है, योद्धा जाति है, तो इसके गौरव को समझिए। और स्त्रियों के साथ जो व्यवहार बताए हैं, जब ब्रिटिश भारतीय सेना टुकड़ी बनी थी, तो अंग्रेज वो करते थे, तो उनकी देखा-देखी कुछ छुट-पुट कुछ भारतीयों ने भी कर दिया होगा कहीं-कहीं, लेकिन बहुत ही विरल। सामान्यतः भारतीय सैनिकों ने कभी इस तरह का अत्याचार नहीं किया कि स्त्री मिले तो बस उसके साथ पशुता, बर्बरता, नृशंसता, पैशाचिकता, राक्षसता करें। वहाँ तो युद्ध के बाद ये सामान्य दृश्य था। तृतीय महायुद्ध के बाद जहाँ-जहाँ विजेता पक्ष की सेनाएँ गईं, उन्होंने वहाँ की स्त्रियों के साथ बहुत ही पैशाचिक रूप से बलात्कार किया, बर्बरता की, नृशंसता की, अत्याचार किए। क्या समाज है आप इन पे? क्या इनको आदर्श मानते हैं? किस आधार पे? और अभावों की जो स्थिति है चीन में आज भी जो भयंकर गरीबी है, बीमार उसका यहाँ राहुल गांधी जैसे दलाल कितना झूठ बोल रहे हैं। आप थोड़ा चीन के विषय में अध्ययन कीजिए, तब पता चलेगा कि राहुल गांधी वस्तुतः भारत के विरुद्ध कैसा काम कर रहे हैं। चीन की प्रशंसा कैसे व्यवस्थित रूप से भारत विरोधी कार्य है। ये तभी होगा ना जब आप सत्य को जानें। इसीलिए सत्य को जानना पहले आवश्यक है। सत्य को जानने के लिए प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ना, स्वयं नहीं पढ़ सकते तो जिनको आप जानते हैं कि ये विद्वान प्रामाणिक हैं, अन्यथा नहीं बोलेंगे, इनको किसी प्रोपेगेंडा में रुचि नहीं है, केवल अपने लोगों से प्रेम है और उनको सत्य की जानकारी देना चाहते हैं, उनको सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनकी आजकल सब लोग पढ़ते उतना नहीं है, तो हम लोगों का ये कर्तव्य है, इसीलिए हम टुकड़े-टुकड़े में सार रूप में वो बातें कहते हैं। और जापान जैसे चीन की प्रशंसा में जापान की प्रशंसा में लोगों ने पता नहीं क्या कहते हैं कलम तोड़ दी, हाँ? पूरे पन्ने के पन्ने रंग दिए, जापान को ऐसे बताया जाता है, पता नहीं कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ समाज है। जापानियों ने जो उम, प्राचीन चीन की एक एक बड़े प्रसिद्ध शहर के साथ जो किया था, रेप ऑफ नॉनकिंग जिसे कहते हैं, कैसा पशुता, बर्बरता, पैशाचिकता वही यूरोपियों की तरह। वहाँ की स्त्रियों के साथ जैसा भयंकर भारत की सेनाओं ने कब कहाँ की स्त्रियों के साथ वो किया है। और जापान में क्या स्थिति है वो आपको एक तीसरी लिंक जो है उसमें अकेली जापानी लड़की को किस तरह से रहना पड़ता है शहर में, ये दिखाया है। तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरे अभी हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है शहर में कि अच्छी-खासी लड़की जो है उसको सोने को जगह नहीं मिली, किसी तरह सो ले तो मंजन के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सबके लिए ऐसा दयनीय दृश्य, ऐसा अभाव। और ये जो मिशनरी हैं वो कोशिश करते हैं कि अगर कहीं धोखे से भी मिल जाए भारत में, तो उसको फट से फ़िल्म बना लें और उसका प्रसारित करें और उसी को मुख्य भारत बता दें कि देखो भारत में तो पहले तो यहाँ यही चलता रहा, भारत तो भिखमंगों का देश है, फ़कीरों का देश है, भिखारियों का देश है, अपेरों का देश है, ये सब प्रचार किया गया। अब दुनिया का सत्य सामने आ रहा है और मोदी जी शासन में आ गए हैं सौभाग्यवश, तो वो भारत की छवि अब सही छवि दुनिया में फैल रही है। भारतवंशियों ने भी बड़ा पुरुषार्थ किया है दुनिया में जाकर, खासतौर से संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय बड़े महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और अपने सुंदर अपने आचरण से, अपने उत्सवों से, अपने पर्वों से, अपने रहन-सहन से धाक जमा रहे हैं, तो अब भारत का सत्य सामने आ रहा है, समय बदल गया है। तो आप भी भारत के सत्य को जानिए और दुनिया के सत्य को जानिए। इसके लिए ये 3 लिंक दी गई हैं। यूरोप के लोग आपस में कैसी-कैसी धारणा एक दूसरी जाति के प्रति रखते हैं, वो सब जाति ही हैं। स्लाव, जर्मन, हंगार, हूण, मगयार, वंडाल, केल्ट, जूड ये सब क्या हैं? जातियाँ हैं, हैं? गाल, स्लाव, गाल ये बड़ी प्रमुख जातियाँ हैं। फ्रेंच लोग जो हैं वो गौल हैं। तो गौल के बारे में स्लाव लोग या ब्रिटिश लोग क्या धारणा रखते हैं? स्लाव के बारे में गाल क्या धारणा रखते हैं? जर्मन जो हैं वो स्लाव के बारे में और पोल के बारे में क्या धारणा रखते हैं? ये सब आप जानेंगे तब तब पता चलेगा कि यूरोप भीतर से कैसा खंड-खंड है। यूरोप की आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। यूरोप की
100 से ज़्यादा आत्माएँ हैं, अलग-अलग आत्मा है, अलग-अलग जाति की अलग-अलग जिसे वो रेस कहते हैं जाति को, अलग-अलग रेसेज़ में अलग-अलग आत्मा है, अलग-अलग विचार है। बल से, राज्य बल से जबरन एक इलाके को एक रखा जाता है, लेकिन भीतर आग सुलगती रहती है। यूरोप खंड-खंड भीतर से बटा हुआ है, ये आपको पता चलेगा कब? जब आप सत्य को जानें और उनके संस्कार, उनकी उनके वैभव की पहले तो कुल जानेंगे कि 1970 से पहले हर यूरोपीय को खाने को पूरा भरपूर भोजन नहीं सुलभ था, पीने को भरपूर पानी नहीं सुलभ था, नहाने को पानी दुर्लभ था और ये दंत मंजन आदि वहाँ सब बाद में ही आए हैं। उसके पहले दाँत की सफाई नहीं होती थी, बदबू रहती थी मुँह में और शौच का कोई नियम नहीं था। शौच के लिए जो टॉयलेट पेपर है वो भी 20वीं शताब्दी ईस्वी में ही उत्तरार्ध में आया है। उसके पहले वहाँ वैसे ही कहीं पत्ते से, कहीं किसी पुराने टुकड़े से पोंछ लेते थे और गंदगी रहती थी, गंदगी से बहुत महामारियाँ और बीमारियाँ आती थीं। कैसी भयंकर कंगाली, दरिद्रता, गंदगी और महामारी छाई हुई थी यूरोप में। प्रोफ़ेसर कुसुमलता केडिया जी के वीडियो आप देखिए, सभ्यता अध्ययन केंद्र और जम्बू टॉक्स और सत्तालॉजी इन 3 चैनलों पे और अब धर्म मीमांसा पर भी हमारे अनुरोध से कृपा करके वो दे रही हैं। तो धर्म मीमांसा से ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा यूरोप के विषय में। यूरोप की कंगाली, महामारी, गंदगी, दरिद्रता, सभ्यता की कमी, फिर अपने स्वयं के बल पर भोजन की कमी, वस्त्र की कमी, कैसे वो दुनिया पर निर्भर हैं, कैसे उस निर्भरता को छिपाने के लिए तरह-तरह का आडंबर और तरह-तरह की अपने प्रभाव वाले राजनीतिक पुरुषों को सत्ता में लाना, फिर उनसे अपने मन की व्यापारिक नीतियाँ बनवाना, आदि कैसे अतिक्रम करते हैं, ये आपको धीरे-धीरे धर्म मीमांसा के चैनल पर भी उपलब्ध होगा। लेकिन आप पहले उनकी प्रोफ़ेसर कुसुमलता केडिया जी को प्रसन्न तो कर दीजिए। आप बड़ी संख्या में सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिससे 5000 तक की संख्या अगले 2-3 दिन में पहुँच जाए और साथ ही मुस्लिम देशों के विषय में भी सत्य आपको पता चलेगा, मज़हबी उग्रवाद का भी सत्य पता चलेगा। हिंदू समाज का जो सद्गुण है और जो वैभव है और जो गौरवशाली इतिहास है उसका भी पता चलेगा। आज भी आप दुनिया के अन्य समाजों की तुलना में कुल मिलाकर औसत हिंदू, औसत भारतीय कितना सुखी है और जो दुःख है वो शासन की गलत नीतियों के कारण है। भगवान की कृपा से ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है वो शासकों के द्वारा पहले कुछ जगह मुस्लिम जागीरदारों ने जो अपने को बादशाह कहते थे वो लुटेरे और ठगों ने अ, हिंदुओं में से कुछ को लुभाकर, कुछ को अपने साथ लेकर मनमानी अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, उत्पात किए और उसके बाद अंग्रेजों ने भाँति-भाँति से शोषण किया, अनीति फैलाई, दरिद्रता फैलाई, कंगाली फैलाई, अभाव फैलाया, महामारियाँ फैलाई और इसके बाद कांग्रेस शासन जो आया वो गरीबी हटाओ आदि के भ्रामक नारे देते हुए कैसे उसने विषमता बढ़ाई, कैसे वैभव को पनपने नहीं दिया, कैसे हर काम के लिए हाय-हाय मचती थी कि हमको इसके लिए विदेशी धन लाना पड़ेगा और विदेशी धन के लिए अपने देश का कच्चा माल और देश की बढ़िया वस्तुएँ देनी पड़ेंगी। अब मोदी जी आ गए हैं तो धन राजकोष का धन उफन रहा है। इस अंतर को आप देख रहे हैं। इस अंतर को समझेंगे तो शासन के द्वारा ही भारत में जो कुछ भी अनीति है, जो अन्याय है, जो अभाव है, जो विषमता है वो फैलाई जा रही है। आरक्षण के नाम पर जातियों के बीच विषमता फैलाई जा रही है। जो कुछ किया जा रहा है शासन के स्तर पर किया जा रहा है। अन्यथा अभी भी ये देश संस्कारों से, परंपराओं से, संसार के अन्य समाजों से बहुत श्रेष्ठ है और जो जापान वाली लड़की की आप दशा देख लेंगे उससे अंदाज लग जाएगा कि चीन जापान के विषय में भी कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने और कुछ अज्ञानी हिंदुवादियों ने भी कितना झूठा प्रचार किया है और सत्य क्या है ये आप देखेंगे तो आपको आत्मविश्वास आएगा कि आप अभी से कई गुना अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेयस्कर भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। शिक्षित हिंदुओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो विश्व के विषय में सत्य को जानें और अपने देश में इस सत्य को फैलाएं। यूरोप जो अभी कुल 150 साल पहले एक यूरोप नाम की इकाई अस्तित्व में आई है, उसके पहले टुकड़े-टुकड़े में क्रिश्चियन जागीरों के रूप में बँटा हुआ था। अभी भी यूरोप भीतर से जितना एक-दूसरे के प्रति अविश्वास से, संशय से, शक से, शत्रुता से, दूरी के भाव से भरा हुआ है, उसको जानें। तथाकथित मुस्लिम देशों के सत्य को जानें और
चीन और जापान जैसे देशों के भी सत्य को जानें, रूस और चीन के सत्य को जानें, वो केडिया जी आपको इसी धर्म मीमांसा के चैनल पे बताएँगी। वस्तुतः रूस और चीन से हमारा क्या संबंध है और कैसे यहाँ उसकी मित्रता की वकालत करने वाले लोग आ रहे हैं और कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है, संचार माध्यमों के द्वारा और एकेडमिया के द्वारा, मीडिया और एकेडमिया के द्वारा। सत्य को जानें, सत्यम परम धीमहि। सत्य को जानेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको लौकिक कर्म करने में भी बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको उत्साह आएगा, आपको आत्मगौरव होगा, हिंदू होने पर गौरव होगा। और गौरव होने का अर्थ ये नहीं है कि मदमस्त हो जाएँ, अलमस्त हो जाएँ कि अब हमें कुछ नहीं करना, तब तो आपको धिक्कार है कि आप पता नहीं किन पुण्यों के फलस्वरूप हिंदू घर में पैदा हुए हैं, लेकिन अगला जन्म आप बिगाड़ रहे हैं। अगर आप उस हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की, हिंदू परंपरा की, हिंदू इतिहास की, हिंदू ज्ञान की अच्छाई को, सद्गुण को, श्रेष्ठता को, विशेषता को बढ़ाने में आचरण के द्वारा और ज्ञान के द्वारा अपने स्तर पर कोई योगदान नहीं देते, तो आप तो हिंदू घर में व्यर्थ ही पैदा हुए और इसका भगवान कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार पता नहीं आपकी क्या दुर्गति हो अगले जन्म में। तो इसलिए ये नहीं कि आप हिंदुत्व का महानता जान के गाल बजाने लगें और खुश हो जाएँ कि हम तो श्रेष्ठ हैं और मदमस्त हो जाएँ, नहीं। इतना श्रेष्ठ समाज उसमें ऐसी-ऐसी छोटी-मोटी भी जो विकृतियाँ आई हैं, उनको हम कैसे दूर करें, उसके विषय में धूर्त और दुष्ट बुद्धि शासकों ने जो झूठ फैलाया है, उसको कैसे दूर करें और आपस में सद्भाव और प्रेम को और न्याय की भावना को, समता की भावना को कैसे पुष्ट करें, इसकी दिशा में अपने-अपने स्तर पर हम सबको योगदान देना होगा और तभी इस जानकारी का लाभ है। विश्व के विषय में सत्य को जानें, भारत के विषय में सत्य को जानें, तभी आपके शिक्षित होने में सार्थकता है। अन्यथा फिर तो सामान्य बुद्धि का, सहज बुद्धि का, प्राकृतिक बुद्धि का आदमी आपसे ज़्यादा सही निर्णय ले लेता है। आप तो पॉलिटिकल एजेंडा पर आधारित झूठे प्रोपेगेंडा के अधीन होकर निरर्थक ग्लानि, निरर्थक कुंठा, निरर्थक हीन भावना से भर जाते हैं। उसको दूर करें, इससे आपका भी लाभ है, आपको भी प्रसन्नता होगी, आप में भी उत्साह आएगा और भारत माता की सेवा आप अपनी शक्ति भर, अपनी योग्यता भर सच्चे मन से कर सकेंगे। इसी के लिए ये धर्म मीमांसा चैनल में हम लोग इन सत्यों की प्रस्तुति करते हैं। नमस्कार, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।